ठीक, जिसको हम न्यूक्लियर या मैरिज फ्लाइट बोलते हैं। मैरिज फ्लाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये मधुमक्खी होती है वो अपने छत्ते से दूर जाकर क्या नाम है, दूर जाकर हवा में इसकी मैटिंग होती है। ठीक है, इसलिए इसको न्यूक्लियर फ्लाइट या मैरिज फ्लाइट भी कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फ्लाइट का मतलब हनीमून टाइप से हो गया। अच्छा, जो इसमें ड्रोन्स के जो स्पर्म होते हैं उसको कहते हैं स्पर्मेटोफोर। जो ड्रोन्स के स्पर्म होते हैं उसको कहते हैं स्पर्मेटोफोर। और जो फीमेल या जो क्वीन होती है उसके अंदर एक थैली पाई जाती है जिसको कहते हैं स्पर्मेथिसा। ठीक है, मेथिका। स्पर्मेथिका क्या होती है? वो थैली होती है, उसी में ये मेल स्पर्म को यानी मेल जो ड्रोन होते हैं उनके स्पर्म को वो कलेक्ट कर लेती हैं उस थैली में। और जब उनकी नीड होती है, क्योंकि ये जो मेल एक बार मैटिंग होने के बाद फिर इस मेल की ना भाई एकदम भयानक तरीके से भयंकर मौत मारे जाते हैं। खैर वो काफ़ी वल्गर होगा, मेरी भी कुछ लिमिटेशन है, मैं नहीं बता सकता। जितनी लिमिटेशन थी मैं उसको बताया। काफ़ी वल्गर है, बुक बुक्स में मिलेगा, आप लोग कभी मिलने मौका तो उसको पढ़ लीजिएगा। तो इतनी भयंकर इसकी मौत होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जब ये जो इसके स्पर्म होते हैं वो क्वीन के थैली में आके कलेक्ट हो जाते हैं। तो कलेक्ट होने के बाद फिर जैसे जैसे इसकी ज़रूरत होती है वो डेली मतलब जैसे क्वीन मैंने बताना कि 1000 से लेकर 2000 तक डेली अंडे बनाने हैं, तो फिर उससे वो अंडे का प्रोडक्शन करती रहती है। ठीक, अब इसकी जो 4 स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेज का मतलब पहले एग बनता है, एग के बाद लार्वा के बाद प्यूपा, और प्यूपा के बाद फिर ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक, 4 स्टेज होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। क्वीन की बात करें तो क्वीन, ड्रोन और वर्कर तीनों को एक साथ बात करें तो एग की जो ड्यूरेशन होती है, एग कितने दिनों का होता है? 3 दिनों का होता है। ठीक है, जैसे आज मधुमक्खी ने अंडे दिए तो वो अंडा 3 दिनों तक एग के रूप में रहता है, अंडे के रूप में रहता है। एग के बाद फिर वो लार्वा बन जाता है 5 से 5.5 दिन में क्वीन का, 5 से 6 दिन में ड्रोन का, और वर्कर का 6 से 6.5 दिन में। ठीक, फिर प्यूपा स्टेज आते आते 7 से 7.5 दिन हो जाता है क्वीन को, ड्रोन को 10 से 11 दिन और वर्कर को 14 से 14.5 दिन हो जाता है। फिर एडल्ट कब बनती है? क्वीन सबसे पहले एडल्ट हो जाती है जो 15 से 16 दिन में, ड्रोन 18 से 20 दिन में, और वर्कर जो होते हैं वो 24 से 25 दिन में ये एडल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो रही इसके पूरे प्रोसेस के बारे में कि मधुमक्खियों का जीवन काल कैसे होता है, इसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस पढ़ लेते हैं हनी बी को लेके। तो इसमें जो सबसे पहला है उसको कहते हैं फ्लोरर फ्लेडिटी का मतलब क्या होता है ना, कि इसको हिंदी में समझते हैं तो इनकी एक बड़ी अच्छी विशेषता होती है। विशेषता क्या होती है ना, कि ये डुअल पर्पस नहीं होती। कह सकते हैं कि जैसे ये किसी एक पर्टिकुलर फ्लावर से फीड को ले रही हैं तो वो एक ही फ्लावर से फीड को लेंगी, दूसरे फ्लावर से फीड लेने नहीं जाती। जैसे मान लीजिए सरसों के खेत से, सरसों से वो नेक्टर को कलेक्ट कर रहे हैं, पॉलन को कलेक्ट कर रही हैं, तो वो उसी से करेंगे। दूसरे किसी प्लांट बगल में सनफ्लावर का भी वो हो ना, सनफ्लावर, तो उसके वहाँ नहीं जाएंगी। जब तक वहाँ पे उसको फीड मिलता रहेगा, जब तक वहाँ पे उसको फूड मटेरियल मिलता रहेगा, तब तक वो लेंगी। हाँ, फूड मटेरियल ख़त्म हो जाने के बाद तब वो वापस जाएंगी उस पर क्या नाम है, सनफ्लावर के फील्ड में। नहीं तो वो एक ही जगह से, एक ही सोर्स से वो फूड को कलेक्ट करते हैं। इसे कहते हैं फ्लोरल फ्लेरिटी। ठीक, दूसरा है हनी फ्लो सीजन। हनी फ्लो सीजन समझ सकते हैं। हनी फ्लो सीजन मतलब ऐसा सीजन होता है जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा फूड मटेरियल मिलने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड मटेरियल मिलने लगे, उसे कहते हैं हनी फ्लो सीजन। ठीक, एक होता है डर्ट पीरियड। डर्ट पीरियड का मतलब होता है ऐसा पीरियड जहाँ पे फूड मटेरियल अवेलेबल ही ना हो, उसे कहते हैं डर्ट पीरियड। ठीक, फिर एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं स्वार्मिंग। स्वार्मिंग का मतलब क्या होता है कि एक नेचुरल प्रोसेस होती है, नेचुरल मेथड है कॉलोनी मल्टीप्लिकेशन का। इसमें क्या होता है कि इसमें 2/3 जो कॉलोनी होती है वो माइग्रेट कर जाती है दूसरी जगह। जैसे देखो, मैंने वो बताना मैं भूल गया, जैसे वो हनी जो होती है वो मैटिंग के बाद फिर वो वापस अपने छत्ते में आती है। तो अपने छत्ते में आने के बाद फिर वो नई मधुमक्खी, क्योंकि अब उसमें एबिलिटी हो जाती है अंडे देने की, और क्वीन का काम ही है कि तुम भाई रॉयल जेली को बढ़िया से खाओ और रोज़ 1000 से 2000 अंडे दो। तो वो अंडे देने की उसमें एबिलिटी हो जाती है। तो जो वो पुरानी वाली मधुमक्खी बची होती है ना, क्योंकि ये तो नई है, इसने अभी मैटिंग किया है, जो पुरानी वाली इससे पहले थी वो क्या करती है, वो कुछ वर्कर्स को और कुछ ड्रोन्स को लेके फिर दूसरे
किसी छत्ते पर चली जाती है। तो जो यही प्रोसेस होती है इसी को कहते हैं स्वार्मिंग, कि मतलब जो पुरानी वाली मधुमक्खी होती है वो एक छत्ते से उड़कर दूसरे छत्ते पर चली जाती है, इसे कहते हैं स्वार्मिंग। और जो नई मधुमक्खी जो अभी पैदा हुई थी जिसने मैटिंग किया है, ठीक है, वो उस पुराने वाले छत्ते पे आके फिर अपना सारा कुछ लाइफ साइकिल स्टार्ट कर देती है, ठीक है। इसी को कहते हैं स्वार्मिंग, एक नेचुरल प्रोसेस होती है। एक होता है एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग का क्या मतलब होता है कि इसमें पूरी की पूरी जो कॉलोनी होती है वो छोड़ के चली जाती है किसी दूसरे प्लेस पे, दूसरे जगह पर। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी मधुमक्खी को अब ये एहसास होने लगा कि ये एरिया या ये प्लेस हमारे लिए अब सूटेबल नहीं है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ मधुमक्खियाँ होती हैं बैक टू बैक आप उसको परेशान कर रहे हैं, या उनको ये लगता है या बारिश वारिश या कुछ इस टाइप से कोई क्लाइमेटी या कोई नेचुरल कोई फिनोमिना या नेचुरल उनके साथ कोई छेड़छाड़, फिजिकली कोई छेड़छाड़ हो रहा है, तो उस केस में ये क्या करते हैं कि अपने पूरे छत्ते को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर लेती हैं, इसी को कहते हैं एब्सकॉन्डिंग, ठीक है। एक होता है सुपरसीडियर क्वीन। सुपरसीडियन क्वीन क्या होता है? सुपरसीडियन क्वीन उसी को कहते हैं, वो क्वीन जो पुराने क्वीन की जगह अपना नया स्थान ले ले, उसी को कहते हैं सुपरसीडियन क्वीन। मतलब ऐसी क्वीन जो पुराने छत्ते पे जो मधुमक्खी है उसको रिप्लेस कर दे या उसके स्थान पर अपने खुद रानी बन जाए, तो उसे कहते हैं सुपरसीडियन क्वीन, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद ये तो सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं बी डांस की। एक टर्म आता है बी डांस। तो आप लोग सोचते हैं क्या मधुमक्खियाँ डांस करती हैं? तो मधुमक्खियाँ तो डांस नहीं करती हम लोगों की तरह, लेकिन मधुमक्खियों में एक कैरेक्टर पाया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसमें वो मधुमक्खियाँ डांस भी करती हैं। इसको एक वैज्ञानिक थे कॉल वॉन फेरिस नामक एक वैज्ञानिक, जिसको नोबेल प्राइज़ भी इस बात पे दिया गया था। उन्होंने एक चीज़ बताई थी ट्रांसलेट करके हनी बी के लैंग्वेज को। तो उन्होंने बताया था कि जो मधुमक्खी होती है ना वो दो टाइप से डांस करती है। एक डांस को कहते हैं राउंड डांस, और एक डांस को कहते हैं वैगल डांस। जो राउंड डांस होता है ना, राउंड डांस का मतलब क्या होता है कि इसमें जो मधुमक्खी होती है, जैसे देखिए मधुमक्खी राउंड डांस कैसे करती है। जैसे मान लीजिए कि ये इसका सेंटर पॉइंट मान लीजिए, यहाँ से एक बार ऐसे डांस की, फिर इसके बाद ऐसे डांस की, फिर इसके बाद ऐसे डांस की, फिर इसके बाद ऐसे डांस की। समझ रहे हैं? राउंड डांस का मतलब क्या होता है? एक बार उसने ऐसे डांस किया, फिर पूरा डांस करके गोल में ऐसे राउंड ऐसे, फिर वह उल्टा ऐसे ऐसे, इस तरह से ये राउंड डांस करती है। और वैगल डांस का और राउंड डांस करने का क्या मतलब है? राउंड डांस किस लिए करती हैं? क्योंकि राउंड डांस से वो कॉलोनी में लोगों को ये बताती है कि जो हमारा फूड मटेरियल है वो काफ़ी नज़दीक है, ठीक है, काफ़ी नज़दीक है। तो इसलिए वो राउंड डांस, मतलब कि वो काफ़ी नज़दीक है इसलिए वो राउंड डांस करती है, जिससे ये इंडिकेट किया जा सके कि जो उसका फूड मटेरियल है, जहाँ पे फूड है, जहाँ पे फूड सोर्स है, वो नज़दीक है। और एक होता है वैगल डांस। वैगल डांस में क्या कैसे करती हैं वो वैगल डांस में वो पहले राउंड के शेप में करेंगे, जैसे राउंड डांस होता है। लेकिन राउंड में मैंने बताया कि पहले जैसे ये सेंटर है, एक साइड इधर जाएंगी, एक फिर ऐसे आके फिर इधर हो जाएंगी, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये तो राउंड हो गया। वैगल में क्या होता है कि वैगल में ऐसे करती हैं डांस, ऐसे आएंगे, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, इस टाइप से वैगल डांस। और वैगल डांस में क्या होता है ना कि जैसे इधर राउंड करने के बाद जैसे यहाँ पर वैगल का मतलब होता है तरंग या कंपन, जैसे ऐसे ऐसे कहीं ना, तो इतने करने में जितना उनका टाइम लगता है, जितना सेकेंड लगता है, मान लीजिए कि ऐसे करने में उसको 1 सेकेंड लगा, तो इससे वो ये इंडिकेट करती हैं कि जो उसका जो फूड सोर्स है वो 1 किलोमीटर दूर है। अब सोच लीजिए कि इनकी भगवान ने कैसा बनाया है इनको कि इनकी इतनी गजब की इफिशियंसी होती है यार, कि मतलब ये इससे पता कर लेते हैं कि मान लीजिए इनको वैगल करने में 1 सेकंड का टाइम लगा तो 1 किलोमीटर, 2 सेकंड का टाइम लगा तो जो फूड सोर्स है वो 2 किलो 5 किलोमीटर से ऊपर ये जाती ही नहीं है। 5 सेकंड यदि इंडिकेट करे तो इसका मतलब आप वहाँ दूर तक नहीं जाएंगे, फिर वो अपना छत्ता हाइव्स कहीं और बना लेंगी। तो मैक्सिमम 5 सेकंड तक है, तो 1 सेकंड ऐसे करने पर 1 किलोमीटर, 2 सेकंड करने पर 2 किलोमीटर, मतलब इनका फूड सोर्स है। इसको बताया था कॉल वॉन फेरिस ने, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ दे दिया गया। बहुत तगड़ा एक्सपेरिमेंट था इससे, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं मॉडर्न बी कीपिंग की। तो मॉडर्न बी कीपिंग जो होता है, ये इसको एल लैंगस्ट्रोक ने 1851 में दिया था। इसमें मॉडर्न जो बी कीपिंग होती है ना, आप लोग जनरली यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा कि मॉडर्न बी कीपिंग कैसे होती है। इसमें ना मैं बताऊँ, इसमें बॉक्स होते हैं, बॉक्स छोटे छोटे
कह सकते हैं लकड़ी के बॉक्स होते हैं, जो बॉक्स की जो साइज़ होती है ना वो 42.2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और 31.1 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, ठीक है। उसी में ये बॉक्स बने होते हैं, उसी में कई टाइप से इनके हाइप्स आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। जो आर्टिफिशियली हाइप्स होते हैं उनको इसमें बनाया जाता है। अब उसमें बनाने के बाद क्या होता है कि उसमें बनाने के बाद फिर इसको फूड करने के लिए उसी में फूड मटेरियल डाला जाता है, जैसे इसमें फ्लावर के पॉलन वगैरह हो सकते हैं जिसे वो फीड कर सकते हैं, ठीक। तो उससे वो बनाया जाता है। आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप लोग यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बता दिया, बस साइज याद रखिएगा। 42.2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 31.1 सेंटीमीटर ये 31.1 सेंटीमीटर इसकी विथ या चौड़ाई होती है। ऐसे बनाया जाता है। उसमें कई ठो खाने होते हैं, 5-6 ठो उसमें हाइव्स को रखा जाता है जिसमें ये मधुमक्खी होती है। और कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए सबसे जो बेस्ट मधुमक्खी है वो है एपिस मेलिफेरा, जो हनी प्रोडक्शन देती है 50 से लेकर 180 किलोग्राम पर हाई पर ईयर के हिसाब से, ठीक। इकोनॉमिक प्रोडक्ट में अभी मैं बात कर रहा था कि मैंने बताया ना, रियरिंग ऑफ हनी बी टू ऑब्टेन द इकोनॉमिक प्रोडक्ट लाइक हनी, रॉयल जेली, बी वेनम, वैक्स और प्रोपेलिस। तो क्या क्या इकोनॉमिक प्रोडक्ट में मैंने बताया हनी है। तो हनी में क्या है कि हनी में फैक्ट्रोज 41%, ग्लूकोज 37%, शुगर 78%, सुक्रोज 5% और वाटर 70%। यानी हनी में हम कंपोनेंट की बात करें तो फैक्टोज इसमें 41%, ग्लूकोज 37%, शुगर 78%, वाटर 17% और सुक्रोज 5% तक इसमें पाया जाता है। इसका इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ये है कि ये मेडिसिन में भी इसका काफ़ी हद तक यूज किया जाता है। मेडिसिन में पिल्स वगैरह बनाने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और डायबिटिक पेशेंट वालों के लिए सबसे समझ लीजिए बेहतरीन है, क्योंकि डॉक्टर भी इसको रिकमेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं बी वेनम की। तो बी वेनम क्या होता है? बी वेनम का मतलब होता है मधुमक्खियों का जहर। जैसे कि अब आपको बिलीव नहीं होगा कि यदि एपिस डोर्साटा के पास इतनी एबिलिटी होती है ना कि वो सही तरीके से 20-25 एपिस डोर्साटा हिट कर दे, मतलब स्टिकिंग कर दे, डंक मार दे, तो समझ लीजिए कि अच्छे तरीके से यदि मार देना तो इंसान की मौत भी हो सकती है। ऐसा भी इनमें कैरेक्टर पाए। एपिस डोर्साटा की भी बात कर रहा हूँ, बाकी तीनों में नहीं, जो रेयरिंग करने वाली होती हैं। एपिस डोर्साटा इतनी खतरनाक होती है कि सही तरीके से काट ले तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। और बाकी बहुत सारे ऐसे मधुमक्खियाँ हैं जिसकी रेयरिंग नहीं की जाती, डोमेस्टिकेशन नहीं किया जाता, उनके भी काटने से हो सकता है। लेकिन एपिस डोर्साटा में भी ऐसा कैरेक्टर पाया जाता है कि जिसे वो काट ले तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो उसी को जैसे मान लीजिए बहुत हाईली अमाउंट में मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया है, तो उस केस में वी वेनम का एंटी वेनम लगाया जाता है, जिससे कि आपकी जान को बचाया जा सके, ठीक। रॉयल जेली मैंने बताया कि मार्केट में भी अवेलेबल होती है। आप लोग सर्च कर लीजिएगा कि रॉयल जेली के बारे में, तो रॉयल जेली भी आपको ईजिली मिल जाएगा मार्केट में। और ये भी काफ़ी हद तक डायबिटिक पेशेंट वालों के लिए काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। और बात करें प्रोपेल्स की, तो प्रोपेल्स क्या होता है? ये हनी बी का जो सलाइवा का मिक्सचर होता है उससे ये तैयार किया जाता है। कैसे? जैसे वर्कर भी जब पॉलन को, मतलब फ्लावर से पॉलन को कलेक्ट करती हैं, नेक्टर को बनाती हैं। अच्छा, आप समझते हैं ना हनी कहाँ से आता है? मैं बताऊंगा तो हो सकता है कुछ लोग खाना भी छोड़ दें, लेकिन बताना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी है। तो जो वर्कर्स होती हैं ना, ये पहले जाती हैं, पहले भर पेट अपना भोजन करती हैं, खाती हैं, लेकिन ये रॉयल जेली को नहीं फीड करती। ये वहाँ से फ्लावर्स में जो पॉलन वाले पार्ट हैं या फ्लावर्स के जो रस होते हैं, जूस होते हैं, उसको कंज्यूम करती है। कंज्यूम करने के बाद फिर ये अपने थैली में भरती हुई चली जाती हैं। इसके बाद क्या आता है, ये आके हाइव्स में, उसको कहते हैं वोमिटिंग करना या उल्टी करना। उल्टी कर देती है ना, तो उल्टी करने के बाद जो उससे बाई प्रोडक्ट निकलता है उसी को हम हनी कहते हैं, ठीक है। हनी उसी को कहते हैं जो हम लोग खाते हैं। और जो रॉयल जेली होती है ना, वो तो समझ लीजिए, तो वो तो रॉयल जेली की तो बात ही दूसरी है। रॉयल जेली तो वो स्पेशली खुद से लाती है, उसका कोई उसमें डिस्ट्रक्शन नहीं होता, वो तो सीधा क्वीन को दे देती है। बाकी जो बचा हुआ हनी होता है, जो उसकी वर्कर्स की उल्टी होती है ना, उसी से हनी बनता है, ठीक है। अब ऐसा मत सोचिएगा, वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। और बेसिकली इसका जो यूज़ होता है, जैसे प्रोपेल्स मैंने बताया, इसका यूज सिरप कप बनाने में, जो हम लोग सिरप खांसी वांसी के लिए यूज करते हैं, उसमें बनाने में किया जाता है। और जो वी वेनम होता है उसका यूज बेसिकली घुटनों के दर्द के लिए, जिसको हम रुमिनेंट आर्थराइटिस कहते हैं, उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। कुछ इंस्टीट्यूट की बात कर लें तो एक होता है NBB का मतलब होता है नेशनल बी बोर्ड, जिसको 19 जुलाई 2000 में इस्टेब्लिश किया गया।
और एक है द सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि पुणे महाराष्ट्र में यह स्थित है, ठीक है। और ये बेसिकली जो सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये हनी प्रोडक्शन के लिए, हनी को रिकमेंड करने के लिए, हनी के क्राइटेरिया सेट करने के सारा वर्क, हनी प्रोडक्शन से लेके मतलब हनी बी प्रोडक्शन में या हनी बी की रेयरिंग करने में सारा कुछ क्राइटेरिया यही सेट करता है। मान लीजिए कि आपको हनी का प्रोडक्शन करना है तो आपको इसी से सर्टिफिकेट वगैरह जो भी, मतलब आप यदि कॉमर्शियल तरीके से स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने हनी को, तो सारा कुछ यही द सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यही आपको ट्रेंड भी करेगा और साथ ही साथ आपको सिखाएगा भी, और साथ ही साथ आपको कॉमर्शियल में आप मतलब कॉमर्शियल में आपको सपोर्ट भी करेगा। तो ये थी कुछ हनी की बातें। होपफुली ये वीडियो 2 पार्ट में जाएगा आपके पास, आप बस इस वीडियो को सुनिएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि आपका फीडबैक ही मुझे बताएगा कि हाँ, अब इसके बाद मैं प्लान कर रहा था कि आपको सेरिकल्चर, लैग कल्चर के बारे में बताएं, देन उसके बाद सीड टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, ठीक है। तो ये अब एग्रीकल्चर करेंट के साथ साथ, जैसे एग्रीकल्चर करेंट में 10 दिन का गैप होता था, तो 10 दिन के गैप में कुछ ऐसी चीज़ें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो कम टाइम में समझी जा सकती है, उसको अब टैकल करते हुए चलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। आप लोग बस देखिएगा, अब प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में या इस ग्रुप में ज़रूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑल ऑफ योर सेल्फ।